नमस्कार, मैं राघव 10 न्यूज़ लाइव से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। निर्भया आखिर कब तक? यही सवाल हम लोग आज अपने समाज से पूछने जा रहे हैं। तो जिसमें हमारे साथ में आज एक स्पेशल पैनल है, जो कि नारी शक्ति का पैनल है। तो उसमें बहुत-बहुत स्वागत है हमारे सबसे पहले मेहमान का, जिनका नाम है हिमांगी सिन्हा, जो कि सीईओ हैं अर्जुन फाउंडेशन के। इसके अलावा हमारे पास आज एक और स्पेशल मेहमान हैं, जिनका नाम है श्रुति व्यास जी, जो कि जर्नलिस्ट हैं नया इंडिया से। बहुत-बहुत स्वागत है आपका श्रुति जी हमारे इस प्रोग्राम में। इसके अलावा थैंक यू। इसके साथ में हमारे साथ हैं डॉक्टर नारायणी जी, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। इसके अलावा हमारे साथ में हैं परविंदर कौर मल्होत्रा जी, जो कि एडवोकेट हैं और इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक्स अ लॉट। इसके अलावा हमारे साथ में मनीषा उपाध्याय जी हैं, जो कि टीवी जर्नलिस्ट हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। जी, हम जैसा कि जानते हैं, हमारे देश में निर्भया या जो अभी जितने भी केसेस चल रहे हैं, निर्भया एक ऐसा केस हुआ जिसके बाद में एक नया जो है मोड़ आया, या यूँ कहा जा सकता है कि कानून में इन सब चीज़ों के मायने बदले और कानून में ऐसा बदलाव किया गया कि समाज बेहतर बनाया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी, जैसा कि हाथरस का भी ये जो कांड है, मनीषा नाम की ये जो बच्ची है, इसके साथ में जो दुष्कर्म किया गया और उसके बाद में उसको जला दिया गया, उसको मार दिया गया। उसकी मौत के बाद में आप कह सकते हैं कि जो सियासी दौर या फिर उत्तर प्रदेश सरकार में जो है, ये जो पुलिस की जो भूमिका है, या यूँ कहिए कि जितनी भी पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अभी वो जो है पॉलिटिकली उसकी तरफ भाग रहे हैं। उसके अलावा कितने सारे केसेज़ हैं, जैसे बलरामपुर में अभी ऐसा ही एक केस हुआ है जिसमें बच्चे को जो है उसके साथ में रेप भी किया गया और उसको मार भी दिया गया। उन्नाव केस हुआ बीच में पहले। बलरामपुर के बाद में आजमगढ़ में जो है एक और रेप हुआ। बुलंदशहर में एक और रेप हुआ। राजस्थान में, बिहार में, दिल्ली में, जो कह सकते हैं कि पूरे देश में इस तरह के जो है केसेस हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों में हमारी दिल्ली में भी वेस्ट दिल्ली में अगर हम कहा जाए, तो 12 साल की एक बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ। तो ये कब और किस तरह से जो है, ये जो सिलसिला है कैसे थमेगा, कैसे समाज में बदलाव की ज़रूरत है, इसको लेकर के सबसे पहले जो है मैं हमारे हिमांगी सिन्हा जी के पास जाना चाहूँगा कि उनका क्या कहना है इस पूरे। राघव जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि इस टॉपिक पे डिबेट करते समय या इस टॉपिक पे बोलते समय मुझे बहुत ज्यादा मेरे अंदर रोष है कि मुझे आज अपने आजादी के 73 इयर्स के बाद भी मुझे इस टॉपिक पे बहस करनी पड़ रही है कि हमें क्या करना होगा जिसकी वजह से हम निर्भया होने से रोक सकें। तो मेरे लिए ये बहुत अपमान की भी बात है कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन जो मुझे राइट देता है, एक फंडामेंटल राइट देता है, आज मैं उसको भी नहीं इंजॉय कर सकती। तो ये बहुत ही दुख भरी बात है हम सबके लिए, और खासकर हम स्त्रियों के लिए। आपने जैसे मुझे पूछा कि निर्भया कब तक, तो मुझे लगता है जब तक लोगों में एक फियर ऑफ लॉ नहीं होगा, फियर ऑफ पनिशमेंट नहीं होगा, तब तक ये चीजें रुकेंगी नहीं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो स्टेट मशीनरी है, जब तक वो इफेक्टिवली काम नहीं करेंगी तब तक ये नहीं रुकेगा। तीसरी एक और महत्वपूर्ण चीज है, जो हमारी जो फाउंडेशन है, अर्जुन फाउंडेशन, वो हर बच्चे के साथ जब काउंसलिंग करती, तो हम जिस बात पे जोर देते हैं कि एज अ फैमिली हमारा रोल क्या होना चाहिए एक सेंसिटिव नागरिक बनाने के लिए, एक सेंसिटिव युवा को इस देश में लाने के लिए एक फैमिली का क्या रोल होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रिवेंशन पे भी जोर दीजिए, आप होने के बाद आप क्या कर सकते हो उस पर जोर देने के बजाय आप उसको होने से रोकिए। तो उसके लिए एक जी, समाज बिल्कुल। में आपके फैमिली का रोल और समाज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब हम इन तीन चीजों पे काम करेंगे तो मैं बहुत हद तक मैं आश्वस्त हूँ कि हम ऐसी सिचुएशन को रोक सकेंगे। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि
जैसा भी आपने बच्चों की काउंसलिंग को लेकर के बात की, तो गुड टच और बैड टच हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, चाहे वो हम तो यहाँ महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि लड़कों के साथ में भी, बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं लड़के, उनके साथ में भी दुष्कर्म बिल्कुल, किए जाते हैं। बिल्कुल, तो ये जो सबसे बड़ी समस्या है कि गुड टच और बैड टच सबसे पहले सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मामले हैं अधिकांश ऐसे होते हैं या तो रिलेशन में होते हैं, करेक्ट, फैमिली के किसी रिलेशन क्लोज़ रिलेशन में होते हैं, या फैमिली फ्रेंड्स के साथ में जो है इस तरह के वाक़यात होते हैं, जी, और जी, नहीं तो नेबरर्स में जो है इस तरह के वाक़या होते हैं। तो बिल्कुल, यहाँ पर ख़ास तौर पे जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, उनको जो है सिखाना, बताना बहुत ज़रूरी है। उसमें जो है मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि जो है ये जैसा कि आप एक अर्जुन फाउंडेशन चला रहे हैं, वहाँ तो समझ में आता है, लेकिन इसके अलावा माता-पिता को स्कूल में, जहाँ हम बच्चे जो है पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर या इस तरह की और स्पेशल क्लासेस होनी चाहिए कि जिसमें गुड टच और बैड टच को बताया जाए। इसके साथ बिल्कुल, में हमारे साथ में जो है जैसा कि मनीषा उपाध्याय जी हैं, जो कि एक टीवी जर्नलिस्ट भी हैं और इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे मनीषा जी आपसे जानना चाहूँगा कि आप कैसा चाहते हैं कि समाज में क्या बदलाव लाया जाए, क्या बातें कही जाएँ? उसको लेकर के आप क्या कहना चाहें? जी, जैसा कि अभी मांगी जी ने कहा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि बदलाव होना चाहिए। लेकिन इस तरीके की घटनाओं के कई सारे पहलू होते हैं। एक तो प्रशासन क्या करता है, पुलिस क्या करती है, हम अपनी पुलिस को कितना सेंसिटिव बनाते हैं ऐसे इश्यूज को हैंडल करने के लिए। प्रशासन क्या करता है, ये तो वाक़ई बात का मुद्दा है। सबसे पहला ये है कि समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आने की ज़रूरत है इस वक़्त। बहुत सारी कुरीतियाँ हमने देखी है अपने इतिहास में। और सामाजिक प्रगति और बदलाव तभी आया है, ये जो सोशल रिफॉर्म्स तभी आए हैं, जब कई पीढ़ियों ने आहुतियाँ दी है, कई पीढ़ियों ने आंदोलन किया है। तो मुझे लगता है कि बदलाव होना चाहिए, शुरुआत फैमिली से ही होनी चाहिए, घर से ही होनी चाहिए। लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं, मतलब हमें लगता है कि हम सोशल रिफॉर्म की तरफ काम कर रहे हैं। जब हम ना सिर्फ लड़की को अपनी सुरक्षा की बात बताते हैं, बल्कि लड़कों को भी ये समझाने की ज़रूरत है कि वो कैसे पेश आएँ, उनका नज़रिया क्या होना चाहिए। और एक तरफ है जेंडर इक्वालिटी, वो भी उनको समझाना चाहिए कि जेंडर इक्वालिटी ह्यूमन राइट्स के तौर पर है, लेकिन महिलाओं को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत क्यों है? क्यों ये जेंडर स्पेशल है और क्यों सेंसिटिवली इनके साथ बर्ताव करना चाहिए। और ये चीज़ें फैमिली में सिर्फ समझाने से या लेक्चर देने से नहीं होती। मुझे लगता है सबसे पहली शुरुआत होती है जब किसी बच्चे का, किसी बेटे का उसके पिता, उसकी माता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये देखकर बच्चे सीखते हैं। घर की जो औरत है, उसकी कितनी घर में इज़्ज़त है, ये देखकर उसके प्रति कितना सेंसिटिव है बाकी के फैमिली मेंबर्स, स्पेशली मेल मेंबर्स, उसके चाचा, उसके पिता, उसके दादा, ये सब देखकर वो बच्चा ज़्यादा सीखता है। कानून में बदलाव होने के बावजूद 2013 में अमेंडमेंट किए गए थे। लेकिन ये तब होता है जब घटना हो जाती है, इस तरीके की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ अक्सर रोज़ हो रही है, जैसा आपने कहा। डेली 90 केसेस हैं और 88 तो रजिस्टर्ड हैं और अनरजिस्टर्ड कितने हैं, इसका कोई आंकड़ा हमारे पास है नहीं, तो 100-200 भी हो सकता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। जी, लेकिन बदलाव मुझे लगता है तो पहले फैमिली के तौर पर होना चाहिए। दूसरा, महिला बहुत बड़ा पावर है। मुझे लगता है वक़्त आ गया है कि जैसे सारी राजनीतिक पार्टियाँ हिंदू, मुस्लिम और कास्टिज़्म करती हैं और अपने-अपने वोट बैंक तय करके रखे हैं सारी पार्टियों ने। और हम जो वोट बैंक जो 10% 20% इतनी भी बहुत बड़ी काफ़ी होती है किसी भी पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए। तो ऐसे में अगर सारी महिलाएँ एकजुट हो जाएँगी, पुरुष तो साथ हैं ही, ऐसा थोड़ी ना है कि सारे पुरुष इसके खिलाफ हैं या इसके साथ नहीं है। सड़कों पर पुरुष भी उतरे हैं। तो ये अगर एक तबका हो जाए, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसके खिलाफ, तब मुझे लगता है एक बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए और हमें आवाज़ अपनी पुरज़ोर तरीके से रखनी चाहिए। हर बार सिर्फ कैंडल मार्च से नहीं चलेगा। हिंसा की वकालत मैं नहीं करती, लेकिन सिर्फ कैंडल मार्च से भी काम नहीं चलता, आवाज़ बुलंद करनी बहुत ज़रूरी है।
और जो भी जी, सत्ता में काबिज है, उस प्रशासन और पुलिस वो जहाँ पे भी गलत है, बिल्कुल बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, आवाज उठाने की जरूरत है, मुझे लगता है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी गिरीश गोविल जी ने एक जो है लाइन लिखी थी अपनी तरफ से कि जिस तरह के ये जो अपराधी होते हैं, इनके जो खिलाफ जो है, जैसा कि अभी आ रहा है सामने कि बहुत ही दुःख की घटना है कि ये जब तक इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा व जल्द से जल्द इनका बहिष्कार नहीं होगा, तब तक ये सब रुकना इतना आसान नहीं होगा, ये मेरा मानना है। गिरीश गोविल जी का कहना है। तो मैं यहाँ पर हमारे साथ में जो है एडवोकेट जो है परविंदर जी भी हैं। शायद किसी वजह से संपर्क टूट गया है, तो जैसे वो जुड़ेंगी उनसे ये सवाल किया जाएगा। हमारे साथ में श्रुति व्यास जी हैं। तो मैं आपसे मैम कहना चाहूँगा श्रुति जी कि आपका क्या कहना है? क्योंकि आप खुद भी एक जर्नलिस्ट हैं और जो है जो ये जो समाज को बदलने के बारे में बात की जा रही है, इसमें हम क्या कदम मिल कर के उठा सकते हैं? अ, समाज में जो पुरुष हैं और महिलाएँ, दोनों के अगर वर्ग की बात की जाए, तो किस तरह से जो है हमें कदम उठाना चाहिए, वो आप हमें बताइए। क्या सुझाव है जैसे राघव जी अभी हिमांगी जी ने बताया और मनीषा जी ने बताया, बेसिकली सबसे पहले घर से ही शुरुआत होती है। घर से शुरुआत जी। होने के बाद आप जब स्कूल में जाते हैं, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक एजुकेशन हमारे यहाँ पूरी तरीके से लोअर तबके तक नहीं पहुंचेगी, तब तक हम इन चीजों में बदलाव, सोसाइटल चेंज, मेंटल चेंज, जो दिमाग का साइकोलॉजिकल चेंज है, वो सब चीजें नहीं आ सकती है। मेन इंपॉर्टेंट कोर इशू जो हम लोग काफी मतलब 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में आने के उसमें भी हम लोग अभी तक एजुकेशनली बहुत लैक करते हैं। एजुकेशन कोर चीज है, चाहे वो घर में हम लोग अपने पेरेंट्स के थ्रू भी सीखते हैं, उसको माइंड में रजिस्टर होना। स्कूल के अंदर अगर हम दूसरा टाइप का वातावरण देखेंगे, अगर हम लोगों के लड़के लड़की के बीच में जो फाइट होगी उसके अंदर या लड़कों के बीच में फाइट होती है, तो मतलब उसको बहुत ही मैनुअल, उसको बहुत मैस्कुलर चीजें बताते हैं। मतलब सेंसिटिविटी हम लोग चीजों को नहीं नाम नहीं दे पाते। कुछ भी अगर लड़के रोने लग जाते तो उसके ऊपर हम लोग वो होते हैं कि भाई लड़का रो नहीं सकता है, लड़कियां ही वीक सेक्स होती है, लड़कियों से उम्मीद की जाती है कि आप ही घर के काम करें, आप ही फैमिली को संभालेंगे, लड़कों से ये उम्मीदें नहीं होती। तो जब तक वो इक्वालिटी बचपन से ही या शुरू में जब हमारा माइंड ग्रो कर रहा होता है, तब तक नहीं आएगा, तब तक हम कुछ सोसाइटल, सिविल, पॉलिटिकल चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर पा सकते हैं। तो बेसिक कोर तो एजुकेशन के अंदर ही आता है, वो सारे पैनलिस्ट भी अग्री करते हैं। ये हमारी मेन कोर प्रॉब्लम सिर्फ एजुकेशन को लेते हुए है। आप बड़े होकर भी जब ऑफिस में भी जब जाते हैं, तो ऑफिस में भी सेम यही आपका जो स्कूल में हम लोग सीखते हैं कि भाई लड़के नहीं रो सकते, ऑफिस में भी लड़कों को ही पहले प्रमोशन मिल जाता है। लड़कियों के प्रमोशन के अंदर थोड़े से उनके इफ मैरिड वुमेन होती है या इफ शी इज बिकमिंग अ मदर, देन अगेन आपके ऊपर यू आर एक्सपेक्टेड टू गिव अप योर वर्क लाइफ। जैसे अभी हम लोग कोविड की सिचुएशन में भी देख रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम ज्यादातर विमेन को हैम्पर कर रहा है rather than men। तो इट्स मोर अबाउट द मेंटल एजुकेशन, जो आपका माइंड स्कोप जो है उसको आप कितना ब्रॉडन करके हम लोग चीजें समझेंगे, तब थोड़ा सा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं चेंज आए। लॉज बहुत हार्श बन रहे हैं, बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। आई एम श्योर परविंदर जी इसके अंदर और हाईलाइट करके हमें बता पाएंगे, बट लॉज ऑलरेडी स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, जिसको सैडली ये भी हो रहा है कि आज की तारीख में मेट्रोपोलिस सिटीज के अंदर विमेन ऐसे रेप लॉज को मिसयूज भी कर रही हैं। ऐसी भी न्यूज आ रही है कि ऐसा भी हो रहा है। लोग बोलते हैं इट्स नो कंट्री फॉर विमेन, देन एट द सेम टाइम सब बोल रहे हैं देयर इज नो कंट्री फॉर मेन ऑल्सो। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, बट इनइक्वालिटी भी आ जाती है। रेप भी होता है तो मेन के साथ भी बोलते हैं क्राइम्स हो रहे हैं कि उनको भी फंसाया जा रहा है। तो हमारे बीच में बहुत डिवाइड हो चुका है। उस डिवाइड को छोटा तभी हो सकता है जब हम उसके अंदर एजुकेशन को एक कोर हिस्सा बनाए कि भाई मतलब बचपन से ये सब चीजें समझनी चाहिए, छोटे लेवल से ही हमको ऊपर तक पहुंच पाएंगे। जी। हमारे साथ में जैसा कि परविंदर कौर जी हैं, परविंदर कौर जी जो एक एडवोकेट हैं, जैसा कि अभी एक सवाल जो कहा जा सकता है जस्टिस को लेकर के। एक तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है न्याय मिलने में, न्याय की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो उसको लेकर के आप सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो ही कुछ इतना पेचीदा है कि निर्भया के केस में भी अगर देखा जाए तो कई सालों के बाद में कह सकते हैं सज़ा होने के बावजूद भी हम देखते आए सभी लोग कि किस तरह का ये मैं तो कहूँगा कि ड्रामा किस तरह का चलता रहा।
कि कभी वो यहाँ अपील कर रहे हैं, कभी वहाँ अपील कर रहे हैं, और उसमें भी ऐसा नहीं था कि सभी ने एक साथ अपील किया। उसमें भी ऐसा रहा कि ये बहुत सोचे समझे तरीके से जो है अपील कराया गया कि एक को अपील करा दिया, बाकियों को रोक लिया गया। जब उसकी अपील खारिज हो गई तो फिर दूसरे ने किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय उनको मिल पाए, या हो सकता है कि उनको जीने के लिए जो है जितना वक़्त चाहिए था, उन्होंने और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की। तो इसको लेकर के सबसे पहले आप क्या कहेंगे, हमारी पूरे न्याय प्रक्रिया को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जी, परविंदर जी, आप अपना जो है अपनी बात रखिए प्लीज़, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। परविंदर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैम कुछ शायद आपके यहाँ जो है नेटवर्क का इश्यू है, और जो है अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दी है तो मैं दोबारा से अपना क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारा ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसमें जो खामियां हैं, या यूं कहा जाए कि जो हमारी टोटल जो पूरी न्याय प्रक्रिया है, उसमें जो इस तरह की बातें होती हैं कि मुलजिम जो है पकड़ भी लिए जाते हैं, इल्जाम भी जो है उन पे तय हो जाते हैं, उनको इवन सजा भी जो है सुना दी जाती है। पहले तो सजा सुनाने में बहुत वक्त लगता है, उसके बावजूद भी, सजा सुनाने के बावजूद भी वो यहाँ वहाँ बेल या और चीज़ों में पेचीदा करके रखते हैं, ताकि जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त मिल जाए। तो उसको लेकर के जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहरहाल मुझे लगता है कि परविंदर जी को मेरी आवाज़ ठीक से नहीं सुनाई दे रही है। डॉक्टर नारायणी हमारे साथ में हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं और गायनी स्पेशलिस्ट हैं, आप गायनी हैं। तो आप हमें बताइए कि अ, जो दर्दनाक जो ये जो व्यथा है, यूँ कहा जाए कि बच्चियों के साथ में ये इतना ज़्यादा अमानवीय व्यवहार जो किया जाता है, तो उसको लेकर के आपका क्या कहना है, ये पूरे समाज को लेकर के? जी। जैसे हमें तो पता है कि इंडिया में सिचुएशन ऐसी है कि किसी को भी जब किसी के फैमिली में बच्चा आता है तब उनको बेटा ही चाहिए होता है, बेटी नहीं। तो अभी इस सिचुएशन का ये पहलू है कि मैंने ये कहीं पढ़ा था कि भारत काफ़ी आगे बढ़ रहा है। अब पिता को दहेज के नहीं, सुरक्षा के डर से बेटी नहीं चाहिए। जी, तो बिल्कुल। मैं ये कहना चाहती हूँ मेरे खुद के अनुभव से कि हमारे यहाँ जो रेप विक्टिम्स आते हैं या फिर जो भी सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम्स आते हैं, बेसिकली मैंने ये देखा है कि फैमिली जो होती है उनको यूजुअली रिपोर्ट नहीं करना होता है ये चीज़। हमारे यहाँ पे तो ऑफ कोर्स हम पुलिस केस तो करते ही हैं जब ऐसी सिचुएशन आती है तब। तो मोस्टली फैमिली इसको इसको रिपोर्ट नहीं करना चाहती बिकॉज उनको ऐसे लगता है कि उनकी इज्जत पे उंगली उठाई जाएगी या फिर इन जनरल उनकी फैमिली या फिर उनकी बेटी की लाइफ खराब हो जाएगी। एंड हमारा ये ऑब्जर्वेशन है कि लोग ये इंसिडेंट को छुपाने में लग जाते हैं तुरंत। मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, अभी ऑफ कोर्स प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, बट अगर हम प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं, अगर ऐसा इंसिडेंस होता है तो इस चीज को छुपाना या चुप रहना इज इवन वर्स। तो जी। मुझे ऐसे लगता है कि हमारे जो फैमिलीज है उन्होंने अपने बेटियों को इतना कंफर्टेबल करना चाहिए कि उनके साथ जब भी ऐसे कोई इंसिडेंस होता है तो उन्होंने सबसे जी। पहले जाके अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए या अपने लीगल गार्डियन के साथ शेयर करना चाहिए। एंड दे शुड बी ब्रॉट इमीडिएटली टू अ मेडिकल फैसिलिटी जहाँ पे उनका एग्जामिनेशन और आगे का प्रोसीजर हो सके। सेकेंडली हमको ये भी देखना चाहिए, ऑफ कोर्स हमको ये तो हैंडल करना ही है कि अक्यूज्ड को सजा दिलवानी है, बट जो विक्टिम
है सेक्सुअल असॉल्ट की, हमको उसके बारे में नहीं भूल जाना चाहिए। हमको उसके भी मेंटल स्टेटस, मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। बिकॉज यूजुअली ये जो केसेस होते हैं इनमें स्टेटिस्टिक्स ऐसे हैं कि 31% जो जिनके साथ रेप होता है, दे सफर फ्रॉम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कभी ना जी, कभी बिल्कुल। उनके लाइफ में। जी, एंड 45% जो महिलाएं होती हैं जिनके साथ ऐसा होता है, वो मॉडरेटली या सिवियरली डिप्रेस्ड होती है, जी, कभी ना कभी अपनी लाइफ में। ऑल्सो उनके साथ ऐसा होता है कि वो खुद को ब्लेम करने लगते हैं, बिकॉज जी, समाज उनको हमेशा ऐसे बोलता है कि तुम्हारी कोई गलती होगी जिसकी वजह से ये हुआ तुम्हारे साथ। तो दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ सेल्फ ब्लेम, जिसकी वजह से वो हेल्प सीख करने नहीं जाते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं खुद को, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर उनको सुइसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। अ लॉट ऑफ देम ऑल्सो अटेम्प्ट सुइसाइड। तो हमारे यहाँ पे भी अभी रिसेंटली, आई थिंक 2 या 3 दिन पहले, ऐसा एक केस आया था ऑफ अ 15-year-old गर्ल, मतलब 15 साल की बच्ची, जिसके अंकल ने उसके साथ रेप किया था। एंड ये रेप रिपोर्ट करने के लिए वो फैमिली को 6 महीने लग गए। उन्होंने डायरेक्टली उसको 6 महीने बाद हॉस्पिटल जब लेके आए, और वो भी रिपोर्ट करने के इरादे से नहीं, उनको ऐसे लगा कि उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए प्रेगनेंसी में, या ऐसा, मतलब उसको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ना हो जाए, उसके लिए वो लेके आए। उनको उसके बाद भी वो चीज छुपानी थी। सेकंड एक केस हमारे हॉस्पिटल में हुआ था कि एक 13-year-old गर्ल, 13 साल की बच्ची, जिसका उसके सगे भाई ने रेप किया था, और वो भाई भी उससे छोटा, नॉट इवन एन एल्डर ब्रदर। तो ये जो सोच है जो यहाँ अपने समाज के लड़कों में है, जो इतने बचपन से भी इतना सेक्सुअलाइज करते हैं लड़कियों को और ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, वो एक सोच हटाने की बहुत जरूरत है। और ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट सिखाना तो ऑब्वियसली हर फैमिली की ड्यूटी है। और जैसे हमने अभी बोला था कि जो ट्रीटमेंट लड़के देखते हैं अपने पिता की, अपनी माँ की तरफ, या फिर अपने फैमिली के मेन की, अपने महिलाओं की तरफ, तो दैट ऑफ कोर्स मेक्स अ डिफरेंस। तो जी, अभी जस्ट टू कंक्लूड, हमारे पुराणों में लिखा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्व देवता। मतलब जी, जहाँ बिल्कुल। पे स्त्री पूजी जाती है, वहां पे वहाँ देवता देवता का का वास होता वास होता है। तो है। जी, हमको ये नहीं चाहिए कि हमारे कंट्री में या हमारी पूजा की जाए। हमको बस ये चाहिए रिस्पेक्ट, कि रिस्पेक्ट, हमको हमारी रिस्पेक्ट। बच्चियों को, बेटियों को सुरक्षित और निर्भय फील करवाना है। बस वही जी, मैं कहना चाहती हूँ। जी, जैसे डॉक्टर नारायणी आपने एक और बात जो रखी, वो उस बारे में मैं बीच में भी बात करना चाह ही रहा था कि जो भी ऐसे विक्टिम्स होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है, उनकी जो दिमागी हालत होती है, वो जो है बहुत शैटर हो जाती है। वो उनके साथ में जो उनका मानसिक स्थिति है, जो वो बिल्कुल अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि वो जो यातना है, क्योंकि वो जो फिज़िकली जो असॉल्ट होता है, उसके साथ-साथ में वो मेंटली भी वो असॉल्ट होती हैं। तो ये आपने बहुत ही एक सही बात कही है कि उसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। बल्कि मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि जैसा कि हमारा जो सिस्टम है, जब वो न्याय के लिए जो है कहीं गुहार लगाती हैं, तो उनसे इस तरह के क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, जो उनके लिए दोबारा उसको याद करना, क्योंकि जो रेप विक्टिम्स होती हैं, उनके साथ में वो सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं न्याय प्रक्रिया में। तो मैं परमिंदर जी के पास में इसी चीज़ को लेकर के आऊँगा कि इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अ, बल्कि मैं कहूँगा अदालत में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसकी वजह से जो है उसका दोबारा जो है वो रेप जो है कहा जा सकता है कि दोबारा से रेप होता है, बार-बार रेप होता है, क्योंकि एक बार नहीं कई बारी जो है उनको दोहरानी पड़ती हैं अपनी बातें। तो यहाँ पर जो न्याय प्रक्रिया है उसमें भी जो है चेंजेस लाने की ज़रूरत है। मेरे हमारे साथ में परमिंदर कौर जी जुड़ गए हैं। तो मैम, जैसा कि हमारा सवाल था पहले भी कि न्याय प्रक्रिया में
या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या और चेंजेस लाने की जरूरत है, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट होने के बावजूद भी न्याय जल्दी नहीं मिल पाता। तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? प्लस जैसा कि अभी डॉक्टर नारायणी जी से बात हो रही थी, उन्होंने जो मेंटल जो कह सकते हैं कि फिजिकल असॉल्ट के साथ साथ में जो मेंटल असॉल्ट होता है और फिर उसको दोबारा से दोहराया जाता है न्याय प्रक्रिया के अंदर भी, न्यायालय के अंदर भी, तो उसको लेकर के क्या चेंजेस लाने की जरूरत है? क्योंकि आप एक खुद महिला हैं, तो आप क्या रखना चाहेंगे? एक्चुअली क्या होता है कि कोर्ट्स ने अभी बहुत बहुत अच्छे लेवल पे मतलब चेंजेस हुए हैं। आप ये कहिए कि अमेंडमेंट्स हुई हैं, जैसे कि सिंपल पहले 376 सिंपल हुआ करता था, उसके अंदर सब क्लॉसेस लेकर आए गए हैं। गैंग रेप को जिसमें शामिल किया गया है, मतलब कोशिश तो की गई है, लेकिन जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस है, 164 के बयान हैं जो हम मैजिस्ट्रेट को देती है सीधा विक्टिम, लेकिन स्टिल क्या है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी हैं, लेकिन स्टिल अभी भी मतलब आप ये कह लीजिए कि जो विक्टिम है उसको किसी ना किसी तरह से मेंटली टॉर्चर होना ही पड़ता है, क्योंकि जब बात आती है एविडेंस की, जिसको हम कहते हैं क्रॉस करना, उस टाइम पे जब लड़की से क्वेश्चन, ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं कोई किसी पे एलिगेशन लगा है तो हम बीइंग एडवोकेट, हम क्या है कि अगर हम एक्यूज की तरफ से हैं सपोज, तो हमें अपने क्लाइंट को बचाना है, तो हमें पता है कि हमें मतलब जिस तरीके से हमारा एक्यूज हमारे पास है, तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी हो जाती है, क्योंकि हम जो है एडवोकेट एक्ट को भी फॉलो करते हैं, ये हमारे प्रोफेशनल एथिक्स को भी फॉलो करते हैं, तो उसको देखते हुए हमें वो चीज़ करनी पड़ती है। बाकी तो देखिए क्रॉस एग्जामिनेशन है, उसको तो हम लोग डिनाई कर ही नहीं सकते हैं। बात रही सोशल एथिक्स की, अब जहाँ पे नारायणी जी कह रहे हैं कि जब विक्टिम आती है तो वो मेंटली बहुत टॉर्चर होती है, उसे बार बार टॉर्चर होना पड़ता है। अब अगर मैं लेकर चलूँ इस चीज़ को, तो अगर हम देखें तो ये हमें घर से, अब हम लोग ये बोलते हैं कि घर से ही शुरुआत होनी चाहिए, सोसाइटी भी शुरुआत होनी चाहिए। मेन जो है इसमें सबसे बड़ा रोल है सेक्स एजुकेशन का। अगर आप देखिए अब्रॉड में आप देखिएगा सेक्स एजुकेशन दी जाती है बकायदा स्कूल्स में, हमारे यहाँ पर अभी तक अलाउड ही नहीं है, एक टैबू बना हुआ है सेक्स एजुकेशन। नहीं बच्चों को, अगर आप चलिए स्कूल अलाउड भी कर देगा ना, तो कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि उन्होंने टैबू बना रखा है कि नहीं, आप सेक्स एजुकेशन कैसे, मतलब अगर स्टार्ट भी करना चाहे गवर्नमेंट, स्कूल्स भी स्टार्ट करना चाहे, तो कुछ पेरेंट्स आकर सामने से ऑब्जेक्ट कर देते हैं कि नहीं, हमारे बच्चों को आप गलत रास्ते पे लेके जाओ। लेकिन अगर आप अब्रॉड में देखिए कि सेक्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है एजुकेशन का। अब क्या होता है कि बच्चों को, आप एक तो मूवीज, आप क्या कहते हैं, बॉलीवुड की जो मूवीज हैं वो क्या आज के टाइम की बहुत अच्छी मूवीज हैं। आप देखिए उसमें कितना सेक्स को किस तरीके से परोसा जाता है टीवी पर, आप कहाँ तक बच्चे को रोकेंगे। यूट्यूब पे आप देखिए सेक्स पूरा अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल हैं, क्या अवेलेबल नहीं है सोशल मीडिया पे। तो बेसिकली हमारी जो मेंटल सोच है, हमें उसको चेंज करना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है स्कूल में सेक्स एजुकेशन को स्टार्ट किया जाना, बच्चों को बताया जाना। बैड टच गुड टच हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है, क्यों नहीं होता है, कई स्कूल्स में आ रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट आते हैं, इवन कि हमारे यहाँ से जो कोर्ट्स की लीगल एड, अगर आपने काउंसिल सुनी होगी, तो जो लीगल एड से भी कई एडवोकेट्स हैं जो जाकर सेक्स एजुकेशन तो नहीं, लेकिन गुड टच और बैड टच के बारे में एजुकेशन देते हैं, प्रोवाइड हो रही है, हमारी कोर्ट्स प्रोवाइड करवा रही स्टिल। लेकिन उसके बाद भी क्या, गुड टच बैड टच, उसके बाद भी क्या इंसिडेंट्स तो हो रहे हैं ना। तो मेन जो है हमारे बच्चे के दिमाग में जो गंदगी आती है, वो आती है आपसी, मतलब सोशल, जो हम ये जो सारा कुछ देखते हैं ना, यूट्यूब पे देखते हैं, बॉलीवुड में देखते हैं, तो वो एक क्रेज बच्चे के अंदर आता है। तो वो बच्चा क्या करता है कि उस क्रेज को वो कहता है कि मैं भी करके देखूं कि क्या चीज है, इतना क्या क्रेजीनेस दिखाया जा रहा है, तो मतलब क्या फीलिंग है। तो उस फीलिंग के लिए उसको वो एक्साइटमेंट होती है। उस एक्साइटमेंट में आप देखिए माइनर, आप निर्भया का केस देखें तो उसमें एक माइनर था जिसने रेप किया, क्या हुआ उसको? मेन एक्यूज, जी
हाँ अभी ने क्यों था, लेकिन क्या हुआ, जुवेनाइल जस्टिस उसके अंदर वो जुवेनाइल जी बिल्कुल, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। छूट गया वो। तो मतलब लॉ जी में भी मैं ये कहती हूँ कि जो जुवेनाइल जस्टिस है, मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर रेप है ना और वो प्रूव हो जाता है, उसके अंदर सीमेन मिलता है और सब कुछ प्रूव होता है, तो मतलब जुवेनाइल जो जस्टिस के अंदर जो जुवेनाइल को आप छोड़ देते हैं, मेरे हिसाब से तो जुवेनाइल लॉ को भी स्ट्रिक्ट करना चाहिए कि ये नहीं है जी कि बिल्कुल, आप बालिग हैं, मेजर होने से पहले आप जो मर्जी क्राइम करेंगे, आप उसको आप बचकर निकल जाएंगे। नहीं, बच्चे के दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए कि ये एक हीनियस क्राइम है, अगर मैं ये लड़की अगेंस्ट क्राइम करता हूँ तो मैं बचूंगा नहीं। सेकेंड जी चीज, आप ये देखिएगा, निर्भया का केस हुआ, फांसी की सजा हुई। आप ये देखिए हैदराबाद का जो केस हुआ, उसमें शूट आउट हुआ सीधा, मतलब कि आप देखिए कि कैसे उसमें जस्टिस हुआ। लेकिन जी बिल्कुल, उसके बाद में भी क्या रेप होगा, मनीषा का केस हुआ। तो मतलब इस तरीके से आप अगर डरा लेंगे, उसमें क्या होगा, डराने के बाद लड़की को मार दिया जाता है, पहले जी जी। लड़की को छोड़ दिया जाता मैं है, यहाँ पर अब आपको लड़की को जान परविंदर से जी, मार दिया जाता परविंदर जी, मैं आपको है, यहाँ पर कभी एक जला बात और दिया कहना जाता चाहूंगा। ये जो अभी है, कभी आजकल उसके दौर बाद चल पड़ा है कि पहले जो है रेप करो और उसके बाद में उसको मार दो, ताकि जो है आधे सबूत जो है वहीं खत्म हो जाए, वो आइडेंटिफाई ना कर पाए, या हाँ जैसा कि हाथरस की मनीषा के साथ यस में किया गया, उसकी यस जीभ काट दी गई कि ताकि वो कुछ यस बोल ना पाए। यस ठीक है, इस तरह के जो वाकया हैं वो बहुत हाँ ज्यादा हो रहे हैं। जी। और इसके अलावा जैसा भी आपने इसके पहले भी बात की कि फिल्मों को लेकर के या सोशल मीडिया को लेकर के, मैं यहाँ पर हमारे साथ में जैसे मनीषा जी भी हैं, उनके पास में भी जाना चाहूंगा कि ना सिर्फ फिल्मों में, आज जो है आप कह सकते हैं नेटफ्लिक्स पे या फिर और जितने भी जो सीरीज चल रही हैं, वहां पर भी जो है क्योंकि हमारे इसमें समाज में, या यूं कह सकते हैं हमारे इसमें सिस्टम के अंदर ये चीज अलाउ कर दी गई है। जितने भी सोशल मीडिया पे आप गंद से गंद भी अगर आप परोसते हैं, ठीक है, वहां गंदी भद्दी भाषा का उपयोग किया जाता है, या फिर जो है नारी को कम कपड़ों में या बहुत कम कपड़ों में दिखाया जाता है। वो सब कुछ अलाउड है वहां पर। जो सेंसर है वहां काम ही नहीं करता। जो सेंसर है वो सिर्फ फिल्मों में काम करता है। लेकिन फिल्मों के बाद में भी, फिल्मों भी एक समय था कि जहां पर सेंसर की कैंची हर जगह पे चला दी जाती थी। कई सारी ऐसी फिल्में रही, उनमें बहुत बार बहुत जगह पर कैंची चलाई। लेकिन अब आजकल सेंसर की जो कैंची है वो वहां नहीं चलती है। और उसके अलावा जितने भी ये सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, या यूं कहिए जैसे अमेजॉन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, एमएक्स प्लेयर है, और जितने भी हैं, इन सब पर जो है खुली छूट है कि चाहे गालियां हो, वहां कहीं बीप नहीं होता, जहां नग्नता हो वहां कुछ जो है उसको धूमिल करके नहीं दिखाया जाता। सभी चीजों को एज इट इज परोसा जा रहा है, और लिखा जरूर होता है वहां पर 13 साल, 15 साल, 18 साल, ये सब लिखा होता है। लेकिन इसके बावजूद किसी को क्या पता है कि कौन बच्चा कितनी उम्र का है जो ये टीवी पे ऑन करके प्रोग्राम देख रहा है। तो आप लोगों को नहीं लगता क्या, मैं मनीषा जी के पास में इस बात को लेकर के पहले जाना चाहूंगा कि इस पे रोक होनी चाहिए, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप टीवी जर्नलिस्ट भी हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप प्लीज बताइए। फिर मैं इसके बाद में हेमांगी जी के पास जाना चाहूंगा एक और दूसरे क्वेश्चन को लेकर। जी जी राघव जी, जैसा आपने बिल्कुल वाजिब कहा कि हमारी भाषा, समाज बदल रहा है तो उसका इम्पैक्ट जो है भाषा पर भी आता है। अब आप फिल्मों में देखिए, हम ये कहते हैं कि आइटम सॉन्ग, तो जो वो कर रही हैं जो भी एक्ट्रेस, हम उसको कहते हैं ये आइटम गर्ल है। जब हम ही खुद उसको आइटम कह रहे हैं, तो हमारे घर में जो टीनेजर्स हैं वो भी लड़की को आते जाते ये देखो आइटम कहेगा, उसकी भी भाषा वही की जाएगी। आप किसी एक एल्बम, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर पंजाबी सिंगर है कोई बहुत फेमस, उनके एक गाने में एक लाइन है कि तू रात गुजार ले मैं तुझे रानी बना दूंगा। अगर इस तरीके के गाने और इस तरीके की मानसिकता ये है और ये शब्दों का ये चुनाव है, तो कहाँ तक आप रोकेंगे? इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, पॉर्न साइट्स इजीली अवेलेबल है, उसमें ये कहा जाएगा अगर आप 18 प्लस है तो क्लिक कीजिए, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मांगा जाता है कि 18 प्लस है या नहीं है। तो सारी चीजें एक्सेसिबल है, आप रुक ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है बच्चे गलत जगह से आप कितना भी उन्हें रोकेंगे, कितना भी कहेंगे सेक्स पे बात मत करो, वो कहीं ना कहीं से पिकअप कर लेंगे, एक्सपोजर है। इसलिए बेहतर ये है
कि बजाय इसके कि वो गलत सोर्स से गलत चीजें सीखे, उससे पहले आप उसको सिखाइए कि क्या नजरिया होना चाहिए, ताकि उसकी जी। क्यूरियोसिटी थोड़ी सी कम हो। क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि टीनेजर किसी बुजुर्ग से जाकर नहीं पूछते, वो अपने ही एज के लड़कों से पूछते हैं, अपने ही दोस्त फ्रेंड सर्कल में पूछते हैं। उन्हें भी उतनी ही नॉलेज होती है जितनी उस टीनेजर को होती है। तो ये सारे जी। गलत सोचेस, गलत मानसिकता, इससे बेटर है कि हम उनकी क्यूरियोसिटी को सही दिशा दें। या मेरा सजेशन ये है कि हम उन्हें खुद ही डॉक्टर के पास लेके जाएं। एक लड़की है तो गायनाकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, लड़का है तो एंड्रोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, या किसी अगर फैमिली डॉक्टर है वहां लेके जाएं। डॉक्टर से ये कहें कि डॉक्टर आप इन्हें कहिए, ताकि उनको सीरियसनेस आए इन बातों की कि व्हाट इज सो सेंसिटिव अबाउट प्राइवेट ऑर्गन्स, क्यों आप जी। में और लड़कों में, और हमें सबको एक फिल्म आई थी, बहुत बेहतरीन फिल्म थी, फिल्म का नाम था पिंक। उसमें ये मैसेज दिया गया था कि लड़की कितनी ही मॉडर्न हो अपने कपड़ों में, या अगर वो ड्रिंक भी लेती हो, पार्टी भी करती हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी मर्यादा को पार कर सकते हैं। नो का मतलब होता है नो। तो ये बात हमें बहुत क्लैरिटी के साथ सामने रखनी चाहिए कि नो का मतलब नो ही होता है। ये हमें अपने बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं हिमांगी जी के पास जाना चाहूँगा कि जैसा हम समाज को बदलने को लेकर के भी बात करें, या अभी हमने बात किया कि सोशल मीडिया या और सब चीज़ों में भी बदलाव आना चाहिए। तो जैसा कि इसके साथ-साथ में हमारा जो पुलिस का जो कह सकते हैं जो सिस्टम है, उसमें क्या बदलाव लाने की आपको लगता है आवश्यकता है? क्योंकि पुलिस जब भी कोई ऐसा केस होता है और लड़की जो है जाती है वहाँ रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो वहाँ पर भी देखा गया है कि जो है उनसे तरह-तरह के सवाल जो है पूछे जाते हैं, या यूँ कहिए कि उनकी रिपोर्ट आसानी से नहीं लिखी जाती। क्योंकि आप एक जो है अर्जुन फाउंडेशन चला रहे हैं, तो आपके सामने भी इस तरह के कई वाक़यात आते होंगे कि अगर कोई लड़की जो है या कोई बच्चा जो है उसके साथ में कुछ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, तो पुलिस ज़्यादातर तो झिझकती है या मना करती है कि हमें रिपोर्ट ही जो है मतलब एफआईआर लॉन्च ईज़िली नहीं होती है उसको लेकर के। तो उसमें क्या फेर-बदल की ज़रूरत है? जैसा कि अभी हम हाथरस के केस को लेकर के ही बात करें, शायद 9 दिन के बाद में जो है ये केस जो है फाइल किया गया, ये एफआईआर लिखी गई। उसके पहले 9 दिन तक तो कोई एफआईआर ही नहीं लिखी गई, क्योंकि जब एफआईआर लिखी जाएगी तब जो है उसके बच्चे के वो टेस्ट होंगे जो कि ज़रूरत होती है। जैसा परविंदर जी जो है एडवोकेट हैं, तो वो बहुत अच्छे से जानती हैं कि और या मैं हमारे साथ में डॉक्टर नारायणी हैं, उनको भी पता है कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, तो सबसे पहले जो प्राइमरी एविडेंस होते हैं, उनका होना, उनका मौजूद होना बहुत ज़रूरी होता है। तो पुलिस के सिस्टम में क्या बदलाव की ज़रूरत है? मैं हिमांगी जी से पूछना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे वो इस बारे में? पुलिस के सिस्टम में बदलाव की जरूरत है, इससे कोई नहीं नकार सकता इस बात से। आपको पता होगा कि रवा झा उन्होंने एक आईपीएल दाखिल किया था और उन्होंने उसमें अपील की थी कि पुलिस रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है, उसके बगैर हम यहाँ पे क्राइम को नहीं रोक सकते। तो दूसरी चीज ये भी जो हमारा प्रोसीजर है पूरा, कि हम पुलिस जब आप उसके पास जाते भी हैं कंप्लेंट लेने, तो उसको भी बहुत प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होता है। ऐसा नहीं होता, ऐसे में क्या होगा कि कल कोई भी होगा जिसको कुछ रंजिश होगी आपसी, वो जाके लिखा दे कि भाई मेरा रेप हुआ और ये इस फला आदमी ने किया। वो इस बेसिस पे सिर्फ कंप्लेंट नहीं लिखा सकते, उनको भी कुछ एविडेंसेस चाहिए होते हैं, या उनके पास भी कुछ पुख्ता सबूत होने चाहिए जिसके लिए वो लिखे। तो ये एक अड़चन आती है। दूसरी चीज मैं कहूंगी कि इन्वेस्टिगेशन करने वाली पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर वाली पुलिस हमेशा अलग होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब ये दोनों एक होती हैं तो इन्वेस्टिगेशन हमेशा वो डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि क्राइम हुआ है, तो जो वही जिम्मेदार हो जाते हैं, बिकॉज वो लॉ एंड ऑर्डर के जिम्मेदार होते हैं। तो ये जो दोनों चीजें एक ही के पास होती है, वो एक बहुत बड़ा एक लैकुना है। तभी पुलिस टालती रहती कि नहीं वो तो मिला ही नहीं, वो तो वहां से रेप करके भाग गया और ये किया और वो किया। तो इस तरह से क्या होता है कि पुलिस टालती रहती है चीजों को जितना हो सके। और दूसरी बात है कि जो एक हमारा मेरे को लगता है सबसे प्राइमरी जो बात होनी चाहिए सब में,
एक जो हमारा पॉलिटिकल विल है, पॉलिटिकल जो हमारे नेताएं हैं उनका जो विल है वो होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि वो चाह ले तो हम इस चीज को हम विद इन 10 days हम रोक लेंगे। उनका हर आप ना इन्फ्लुएंस करते हैं हर चीज को। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ, जो हाथरस के आप केस की बात कर रहे हैं, वहां की गवर्नमेंट ने कुछ एंटी सोशल एलिमेंट के कि उन्होंने भाई सोसाइटी मतलब कुछ प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए उनके बड़े बड़े पोस्टर उन्होंने पब्लिक प्लेसेस पर लगा दिए उनके आइडेंटिफिकेशन के साथ, और उनको जुर्माना में उनकी संपत्ति जब्त कर ली। क्यों नहीं वो इस तरह से क्रिमिनल के पोस्टर्स लगाते हैं? क्यों नहीं इस तरह से क्रिमिनल को वो बताते हैं समाज के सामने? आप ये सब करिए तो सही, आप पे विल तो हो करने का। आप ये जो बात कर रहे हैं, हाथरस का केस हुआ है, आज मैं न्यूज में देख रही थी कि वो लड़की को लाके वो चबूतरे पे उसको लिटाया गया था। दिस इज ह्यूमैनिटी। ये संवेदनशीलता यहाँ है आपकी। जो लड़की को उसके साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ है, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। मैं अभी इसमें कुछ कहना नहीं चाहती, मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं कहना चाहती, ना किसी को कहना चाहिए, बिकॉज अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आप उस समय मतलब वो लड़की आती है, इतनी पीड़िता है, उससे रेप हुआ है या उसका गला घोटा गया है या उसका मार पिटाई हुई है, व्हाटएवर, शी सफरर दैट टाइम। आप उसको ले जाके उस चबूतरे पे लेटी है, पुलिस आ रहा है, उसको देख रही है, फिर देख रही कि कहाँ कहाँ तुम्हें घाव हुआ है, फिर उसके बाद वो फिर सोच रही है कि क्या किया जाए। तो ये जो संवेदनहीनता बढ़ती जा रही है हम सब में, उसको कहीं ना कहीं रोकना होगा, उसको कहीं ना कहीं हमें महसूस करना होगा कि सबसे पहले हम इंसान हैं। हम यदि अपने सब इस चीज को लेके चले, जैसे अभी हमारी जो बहस चल रही थी, बहस इन द सेंस कि एवरीबडी इज एग्रीइंग कि तो सबसे पहले फैमिली है, फैमिली में हम सिखाना शुरू करें। पेट्रियार्की चली आ रही है कि जो फादर घर में कहता है माँ वही करेगी, या माँ का कोई सही नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और कुछ गड़बड़ होता है, यदि बच्चे ने कुछ गलत किया तो सीधे आरोप आता है माँ के ऊपर कि तुमने तो ध्यान ही नहीं दिया इसलिए बच्चा ऐसा हो गया। बट आपका क्या रोल है एज अ फादर? आप कहाँ थे उस समय? या एज अ फादर आपका रोल क्या होना चाहिए फैमिली में, और एक माँ का रोल क्या होना चाहिए? इक्वल पार्टनर्स है। ऐसा नहीं है कि मतलब पेट्रियार्की नहीं होना चाहिए। मैं अर्जुन फाउंडेशन की तरफ से हम जब युवाओं को और लड़कियों को हम सेल्फ डिफेंस सिखाने जाते हैं, तो राघव जी इतनी दुखद बात है कि जब हम सेल्फ डिफेंस लड़कियों को सिखाते रहते हैं तो सबसे पहली बात है कि उनमें वो न्यूट्रिशन की कमी होती है, वो इतनी डेलिकेट होती है कि वो एक पंच मारने की स्थिति में नहीं होती है। हम जब उनको मारना सिखाते कि एक पंच मारो तो उनमें ताकत ही नहीं होती है। और दूसरा, जब वो मारती हैं तो जब कोविड स्कूल होते हैं वो लड़के पीछे से हंसते हैं, अरे तेरे को एक मुक्का मारूंगा ना तो वही बिलबिलाने लगेगी। दिस इज द लैंग्वेज। वो ये सीख के आते हैं घर से कि अरे तेरे को तो, बिकॉज वो घर में देखते हैं कि मेरी बहन को मैंने एक मुक्का मारा, वो कोने में जाके रोने लग गई। तो यहाँ से शुरुआत करनी पड़ती है। और दूसरी बात है जो शायद मनीषा जी ने बोला था कि सॉरी परविंदर जी ने बोला था कि सेक्स एजुकेशन की जरूरत है। वो भी हम जब काउंसलिंग के लिए स्कूल्स में जाते हैं तो लड़के होते हैं 35 और किसी क्लास में लड़कियां होती हैं 4 या 5। उसके पीछे रीजन होता है कि दे फील सो अनकंफर्टेबल विद बॉयज कि वो एडमिशन ही नहीं लेती है वहां पे, वो प्योर गर्ल्स स्कूल में पढ़ने जाती हैं। क्या तो उनका कहना रहता है कि मैडम जब बायोलॉजी की क्लास होती है तो लड़के ऐसे उठपटांग क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई मतलब फीमेल जेनिटल पार्ट्स के बारे में या कुछ भी जिस तरह की। तो आप यकीन नहीं करेंगे राघव जी, हमारी काउंसलिंग का जो मेथड होता है वो इतना डिफरेंट होता है कि हम उनको रियलाइज कराते हैं कि बेटा माँ को भी तो कभी पीरियड्स आए होंगे, तो कभी तुमने माँ को पूछा कि माँ तुम्हें तकलीफ क्या है, या माँ तुम आज ठीक हो गई क्या? यहाँ से आप उसको कंफर्टेबल तो बनाइए पहले कि वो अपनी बहन के साथ कंफर्टेबली बात कर सके, वो समाज की किसी दूसरी लड़की के साथ उतनी कंफर्ट से बात कर सके। उसको आप लड़का लड़की फोन पे बात करते हैं तो आप अपनी लड़की को भी डांटने लगते हैं कि क्यों लड़के से तू बात कर रही है, या आप लड़के को बोलते हैं तू लड़की से क्यों बात कर रहे हैं। अरे भाई क्यों नहीं बात कर सकते हो आप? उनको कंफर्ट लेवल तो दीजिए पहले, आप उनको एक दूसरे को समझने तो दीजिए। जब ऐसा नहीं होता है तो उनको अचानक से जब लड़का लड़की जब मिलते हैं तो क्या होता है कि वो उनको समझ ही नहीं आता कि लोगों इनसे बिहेव कैसे करना है। तो ये तो खैर एक दूसरी समाज की बात है, पर पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत सख्त जरूरत है। आप देख ही रहे हैं कि जहाँ पे महाराष्ट्र में हम बोल रहे थे कि यहाँ की पुलिस ने अच्छा काम नहीं किया, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कौन सा बड़ा अच्छा काम कर दिया। तो पुलिस की तो सख्त जरूरत है। और सबसे पहले मतलब मेरा जो वही सबसे ये है कि आप अपनी फैमिली में अपने बच्चों पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि आप सबसे पहले एजुकेटर हैं बच्चों के।
तो मैं आपसे मतलब जी। सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी। या जी जी, जी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर मैं यहाँ पर आपको जो आपने बातें कही हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही एक अच्छी चर्चा हमारी रही है, लेकिन इसके साथ-साथ में मैं एक और बात अपनी तरफ से आप सभी को कहना चाहूँगा या आप क्या राय देते हैं उसको लेकर के। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो पाठ्यक्रम है, जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें जो है नारी सम्मान को लेकर के एक सब्जेक्ट जो है और एडिशन होना चाहिए, जो कि प्राइमरी क्लास से लेकर के हायर एजुकेशन तक जो है उसको पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि समय-समय पर बच्चों को मॉरल सिखाया जाए, बच्चों को जो है औरतों के प्रति सम्मान के बारे में समझाया जाए, या जैसा कि आप सभी ने कहा कि किस तरह से जो है एक जो है जो सेंसिटिवनेस होती है वुमेन्स के अंदर, उसको लेकर के उनको समझाना चाहिए। तो जिससे जो है मेरा कहना ये है कि उनके दिमाग में जो है देखिए हम एक दिन में किसी भी बच्चे को या कुछ एक पर्टिकुलर समय में हम किसी को कुछ नहीं समझा सकते हैं। वो धीरे-धीरे जो है हमें खून में, दिमाग में, उनके ज़हन में डालने की ज़रूरत है। क्योंकि जो है वो बच्चा घर से तो सीखता ही है, लेकिन घर के अलावा जो उसका जो शिक्षा जो उसकी प्राप्त होती है वो स्कूल में होती है। स्कूल में भी जो है फिर वो बच्चों और दूसरे बच्चों के साथ में जब वो खेलता है, तब वो सीखता है। तो जब इस तरह से हम अगर स्कूल में जाते हैं और इस तरह की जो है बात हमें सिखाई जाती है, समझाई जाती है, तो वहाँ पर ये मुझे लगता है कि बच्चों का दिमाग जो है उस तरह से विकसित हो पाएगा कि ताकि जो है वो औरत का सम्मान जो है अपने साथ में रहने वाले जो उनकी साथ में पढ़ने वाली जो हैं लड़कियाँ हैं या घर में जो हैं बहनें हैं, माताएँ हैं या और दूसरे बच्चे हैं, उन सब की तरफ जो है उसका जो नज़रिया है वो बदल पाएगा। तो इसको लेकर के मैं चलने से पहले जो है आप सभी से 1-1 मिनट जो है मैं चाहूँगा कि आप 1-1 2-2 मिनट जो है अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं डॉक्टर नारायणी जी से पूछना चाहूँगा कि इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि बेसिक जो एजुकेशन शुरू होता है वो घर से ही शुरू होता है एंड जी, हमको अपने जो बेटा है बेटी है जो जो हम समझते हैं कि अरे बेटी पैदा हुई तो कितना बड़ा बर्डन है या कितना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमने ये लड़कों के बारे में भी सोचना चाहिए कि अरे लड़का पैदा हुआ है तो और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको जी, ये सिखाएं कि उसने अपने काउंटर पार्ट को कितना रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड जी, हाँ मतलब हर लड़के को अगर कभी भी ऐसे थॉट आए कि किसी लड़की को डिसरिस्पेक्ट करना है या जो भी तो उसने उस लड़की के जगह अपनी माँ को या अपनी बहन को हमेशा रख के सोचना चाहिए ये हमने जी, हमेशा अपने लड़कों बच्चों मतलब जो लड़के होते हैं उनको एजुकेट करना चाहिए वो जी, एक चीज हो ही गई सेकेंडली जो हमने अपनी लड़कियों को एजुकेट करना इतना ज़रूरी है और उनको बेसिकली जो इंडिया में टैबू है ये सब चीज़ों के बारे में बात करने का, उससे मुझे ऐसे लगता है कि लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ती है या फिर वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उस चीज़ की तरफ। बल्कि अगर हम ओपनली बात करें अबाउट सेक्स एजुकेशन और अबाउट ऑल दीज थिंग्स तो मुझे ऐसे लगता है कि क्राइम ये क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन डेफिनेटली कम होंगे एंड हमने जी, ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले भी कहा महिलाओं की मेंटल हेल्थ की तरफ मतलब जो नॉट ओनली यंग गर्ल्स बट इवन जो ओल्डर वुमेन होती हैं मतलब जो मदर्स होती है वाइव्स होती है ग्रैंड मदर्स होती है उनको जो मोस्टली हमारे इंडियन फैमिलीज में रहता है कि महिलाओं का कोई ओपिनियन नहीं होता है वो जो एक चीज है जहाँ पे ये हमेशा कहा जाता है कि जहाँ पे एक औरत एजुकेट होती है वहां पे ही समाज की प्रोग्रेस होता है बेसिकली तो जी, मुझे ऐसे लगता है कि एवरी वुमन इन द हाउस डिजर्व्स रिस्पेक्ट एंड ये चीज हमको बचपन से ही अपने जो फैमिली में छोटे बच्चे हैं या फिर यंग लोग हैं
उनके इसमें इनकलकेट करना चाहिए कि women deserve respect. जी, बिल्कुल सही कहा। मैं अभी श्रुति व्यास जी के पास जाना चाहूँगा कि वो चलने से पहले अपनी तरफ से क्या 2 शब्द कहना चाहेंगे? वक़्त थोड़ा-सा कम है तो मैं सभी से कहूँगा कि जितना शॉर्ट में आप कह सकें। हमारा डिस्कशन पूरी तरीके से एजुकेशन पे रहा है, पर जी। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि सिर्फ मेन को हमें या बॉयज़ को यही नहीं सिखाना कि वुमेन हैव अ सेंसिटिव साइड। वी हैव, मतलब उनको ये भी बताना ज़रूरी है कि आप में भी एक सेंसिटिव साइड है, आपको भी वो एक्सप्लोर करना चाहिए। इट्स नॉट कि सिर्फ औरतें ही सेंसिटिव होती हैं। हम लोगों को ये चीज़ बार-बार याद रखनी होती है कि अगर हमारे भाई को, या अगर हमारे यहाँ पे अगर हमारे फादर हों, या कोई भी अगर मेल फैमिली मेंबर हो, या फिर मेल दोस्त हो, उसको भी हमको एज अ वुमेन, एज सिस्टर, एज फीमेल फ्रेंड्स बोलना चाहिए कि भाई तुम्हारे लिए भी फ्रीडम है, तुम एक्सप्रेस कर सकते हो। देयर इज नो हार्म इन जी। एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। फर्स्ट ये है, हम जी, लोग बिल्कुल। हमेशा ये नहीं ये ताली दोनों हाथों से बजती, तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि सिर्फ मेल को ही एजुकेशन दिया जाए। देखिए, कुछ घरों में हमने देखा है, हमारी सोसाइटी इस तरीके से वीव्ड है, हमारा कल्चर इस तरीके से वीव्ड है कि कई घरों में मदर्स जो होती हैं वो भी मतलब ये बोलते हैं कि बेटा जो है वो मदर्स के फेवरेट होते हैं। तो ये कुछ चीजें जो स्टीरियोटिपिकल जो चीजें होती है ना, उसको थोड़ा सा हमें माइंड को ब्रॉडन करके इन चीजों पे बात करनी चाहिए। घर के अंदर सभी चीजों पे, घर, स्कूल हो, घर हो, फ्रेंड सर्कल हो, फैमिली सर्कल, एवरीवेयर बेसिकली ये कॉन्वर्जेशन इस बात की होनी चाहिए कि आप दोनों इक्वल हैं। मदर भी इक्वल है, फादर भी इक्वल है, भाई भी इक्वल है, बहन भी इक्वल है, दादा भी इक्वल है, दादी भी इक्वल है। दादी ने अपने सैक्रिफाइसेस किए, दादा ने अपने। जब तक हम वो इक्वालिटी वाली कॉन्वर्जेशन नहीं लाएंगे और एक ही तरफा फिर भी चलेंगे कि मेन को सिर्फ ऐसे ग्रूम करो कि भाई विमेन को ही आपको सेंसिटिव देखकर, या यू शुड बी रिस्पेक्टफुल टू हर, द रिस्पेक्ट शुड कम दोनों तरफ। मेरा ये मतलब हमें ये तो है कि मेल को ज्यादा एजुकेशन, मतलब थोड़ा सा हमें सेंसिटिव बनाना जरूरी है, पर्टिकुलरली लोअर तबके पर, बट दोनों को अगर हम मोल्ड उस तरीके से बनाएं तो फ्यूचर के अंदर कुछ टाइम बाद, इमीडिएटली तो रिजल्ट नहीं आएगा, बट फ्यूचर हम एक ब्राइट उम्मीद कर सकते हैं, वो इक्वालिटी की तरफ जाएगा। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी हमारे साथ में रविंद्र कौर जी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम में जो भी हमने आज बात की है और जो हम अभी बात कर रहे हैं एजुकेशन को लेकर के, आपकी तरफ से आप क्या अपनी बात रखना चाहेंगे? सर देखिए, मैंने फर्स्ट जो मेरा ओपिनियन यही रहा था कि सेक्स एजुकेशन विच इज़ वेरी नेसेसरी इन टुडेज जनरेशन, फॉर टुडेज जनरेशन। तो जो अभी क्या हो रहा है कि मेरे हिसाब से तो एक सेक्स एजुकेशन, सेकंड जो हम मॉरल ड्यूटीज़ हैं जो हमारी बनती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। मैं ये नहीं कह रही कि जेंडर डिफरेंस किया जाए, जेंडर इक्वालिटी इज मस्ट, बट हम क्या करते हैं, हमारी मॉरल ड्यूटीज हम समझाते हैं। कई बार आप देखिए कि लड़कियां भी मिसयूज करती हैं लॉ का। अगर लड़कियां देखो, अगर क्राइम नहीं होता तो क्या हमें जरूरत पड़ती कि अगर लड़की की तरफ क्राइम ज़्यादा नहीं होता रेट, तो जरूरत पड़ती कि हमें 376 बनाना पड़ता। 354 निर्भया के बाद जब अमेंडमेंट्स हो गई ABCD E, इवन कि उसमें ई में हमें उसमें स्टॉकिंग तक को भी ऐड करना पड़ा, कोर्ट्स को और पार्लियामेंट को जब अमेंड करना पड़ा तो उसमें स्टॉकिंग वर्ड भी यूज करना पड़ा और उसको भी एक क्राइम के अंदर लिया गया और बाकायदा उसकी इम्प्रिजनमेंट दी गई है। तो आप ये देखिए कि मॉरल ड्यूटीज होती हैं जो दोनों की तरफ हैं, आपको दो एथिक्स सिखाने हैं। आप ये नहीं कह सकते कि लड़के के लिए डिफरेंट एथिक्स हैं, लड़के के लिए डिफरेंट मॉरल ड्यूटीज़ हैं, लड़की के लिए डिफरेंट मॉरल ड्यूटीज़ हैं और लड़की के लिए डिफरेंट एथिक्स हैं। इवन कि आप अगर देखेंगे कि आज के भी टाइम पे अगर आप देखेंगे ना, तो कई बार लड़की अगर मतलब आप घर पे बैठे हो और कोई प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें अगर आप जोर से हंस देती है ना लड़की, तो वो ये कहते हैं बेटा आप इतनी जोर से क्यों हंस रहे हो। मतलब कोई अगर कॉमिक सीन भी आ रहा है, आप लड़की हो, आपने पराए घर जाना है, आप इस तरीके से, मतलब कि आप ये देखिए कि सिंपल जो हंसना है, जो हंसी है लड़की की, जो अंदर से फीलिंग है, जो वो उस चीज को देखकर अपना एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना चाह रही है, आप उसको रोक रहे हैं। तो आप ये देखिए ना, मेरे हिसाब से तो ये सारी चीजें ना इक्वली ही चलती हैं। एजुकेशन, आपके घर की मॉरल ड्यूटीज जो आप लड़कियों को लड़के को देते हो, आपके एथिक्स जो एथिक्स हैं मेन,
जो आपको सिखाना है अपने बच्चों को कि हाँ भी क्या सही है क्या गलत है, लड़की का इक्वल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स बच्चे के, जो मेरे हिसाब से तो बच्चे के क्या, हम सबको अपने फंडामेंटल राइट्स पता होने चाहिए। जो इवन कि आप अगर लोअर तबके में आप जाते हैं तो वुमेन को अपने फंडामेंटल राइट्स तक नहीं पता होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस सबसे ज़्यादा लोअर क्लास में होता है। तो आप कैसे कह सकते हो? मेरे हिसाब से तो ये सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं और हमें इन सब चीज़ों को एक साथ लेकर ही चलना होगा, एक साथ लेकर इसको ध्यान देना होगा। नहीं तो अदरवाइज मैं आपको कह रही हूँ कि ये सिचुएशन इंडिया में कभी भी ठीक नहीं होगी, कभी नहीं होगी। एक चीज आप ठीक करोगे दूसरी खराब होगी, दूसरी चीज ठीक करोगे पहली खराब होगी। तो आपको ये सारी चीजों को एक साथ लेकर चलना है। आपको फैमिली को लेकर चलना है, आपको घर से चलना है, आपको सोसाइटी को लेकर चलना है, आपको स्कूल की एजुकेशन को लेकर चलना है। आप ये नहीं कह सकते कि स्कूल की एजुकेशन में हो जाएगा, घर से हो जाएगा, सोसाइटी। आप ये तीनों चीजें एक साथ वर्क करती हैं। आपको खुद देखना है, बच्चे को समझ होनी चाहिए कि उसके लिए क्या गलत है क्या सही है। वो आपको कौन देगा? स्कूल से होगा। मेन होता है आपका स्कूल। आपका ज्यादातर वक्त स्टार्ट होता है अपनी मदर के साथ ज्यादा रहता है। फादर तो जहाँ पे दोनों वर्किंग है, वहाँ पे बच्चा क्या करता है? वो सोसाइटी में ज्यादा उसका रहता है, वो सोसाइटी में ज्यादा एक्टिव रहता है। जहाँ पे दोनों पेरेंट्स एक्टिव वर्किंग है वो सोसाइटी में एक्टिव रहता है। जहाँ पे फादर वर्किंग है वो मदर के साथ रहता है। आप ये देखिए ना, तो मतलब ये तीनों ही चीजें एक साथ चलती हैं। हमें इन तीनों चीजों पे ही वर्क करना पड़ेगा। इस तरीके से नहीं होगा कि एक चीज को छोड़ दिया दूसरी चीज। मैं बस इतना कह रही हूँ कि जब तक हम इन तीनों चीजों पे इक्वली वर्क नहीं करेंगे, ये केसेस होते रहेंगे और ये होते रहे हैं और आगे फ्यूचर में भी होंगे। तो हमें तीनों चीजों पे वर्कआउट करने की जरूरत है इस टाइम। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस लास्ट में मैं हिमांगी जी से कहना चाहूंगा कि चलने से पहले वो क्या और अपनी तरफ से कहना चाहेंगे। वैसे तो इन सब हमारे लर्नेड पैनलिस्ट ने सबने जो बोला वही बात मैं फिर से दोहराना नहीं चाहती, बट मेरा जो पहला मुद्दा था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, दूसरा स्टेट मशीनरी और तीसरा सोसाइटी, हम ये तीनों को हमें देखना होगा कि एज ए सोसाइटी हमें देखना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक करना होगा। जितना डिले करेंगे, जितना जस्टिस को हम डिले करेंगे, हम उतना अपराधियों को मौका देंगे और उनको हम उनकी हौसला बल्कि बढ़ता है कि ठीक है कर लेंगे, देखे जाएगा पकड़ाएंगे या नहीं पकड़ाएंगे। मैनिपुलेट करने का वक्त मिल जाता है। एग्जैक्टली। और थर्ड चीज इज कि स्टेट मशीनरी, उसको हमेशा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। भले ही उनको कुछ अनपॉपुलर मेजर्स लेने पड़ेंगे, बट उनको हमेशा डिसिप्लिन और टू द मार्क होना ही चाहिए। तभी हम ये सब चीजें रोक सकते हैं और हम एक सुंदर भविष्य बना सकते हैं देश का। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि हमारे सभी पैनलिस्ट ने जो सबसे ज्यादा जो जोर दिया, तवज्जो दी, वो एजुकेशन के ऊपर, चाहे वो सेक्स एजुकेशन हो, चाहे जो है वो घर में जो उसकी फैमिली से मिलने वाली एजुकेशन है, या स्कूल जाकर के जो एजुकेशन है। और उसके साथ में जैसा कि हिमांगी जी ने भी बोला, कल मेरी बात जो है कह सकते हैं, एक प्रोग्राम हुआ था कल जिसमें हमारे साथ में जस्टिस SN ढींगरा जी थे। तो उन्होंने भी यही बात रखी थी कि एक जो है PIL लगी थी, और PIL में जो है इस बारे में सारा कुछ फैसला हुआ था, स्टेट्स को गाइड भी किया गया कोर्ट की तरफ से, लेकिन वहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। और जो सबसे बड़ी बात है, जैसे कि आपने भी बोला यहाँ पर कि जो पुलिस है, पुलिस में जो दोनों चीजें हैं, जो कह सकते हैं कि जो नॉर्मल पुलिस है और जो है उसके साथ साथ में जो है इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस है, वो दोनों जो है अलग अलग होनी चाहिए। तो ये बात जो है हमारे साथ में जस्टिस SN ढींगरा जी ने भी रखी थी। ये उन्होंने कहा था कि जब तक ये नहीं होगा, और उसमें न्याय प्रक्रिया में भी जो है बदलाव लाने की ये जरूरत है कि जो जजेस होते हैं उनको जो है क्रिमिनल और जो है सिविल दोनों ही पहले ही जो है जो दोनों एरिया है, दोनों पार्ट दिए जाने चाहिए कि ये अगर आप क्रिमिनल चूज करें तो आप क्रिमिनल ही जज रहेंगे, और अगर आप सिविल चूज करें तो आप सिविल में ही रहेंगे।
तो इस बारे में भी जो है उन्होंने अच्छा-सा बताया कि ताकि जो है जल्द से जल्द जो है, क्योंकि देखिए अगर स्पेशलाइज़ेशन होता है तभी जो है जल्द से जल्द जो भी केसेस होते हैं उन पे जल्द से जल्द फैसला आ सकता है। चलने से पहले हमारे राघव साथ जी में इसमें मनीषा जी जुड़ गए हैं, तो मैं मनीषा जी से बोलूँगा कि आप चलने से पहले अपनी तरफ से क्या बात रखना चाहेंगे? और परविंदर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उसके बाद में उनके पास आता हूँ, हाँ फिर जी, हाँ जी। प्रोग्राम जो है हम मैं सबमिट करेंगे। जी। जी, मनीषा जी अगर सुन रहे हैं तो पहले मनीषा जी आप जी अपना जवाब दीजिए। जी जी राघव जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका जो टाइटल है वो ये है कि निर्भया कब तक। मुझे जी, लगता है तब तक जब तक हर पहलू पे, हर फ्रंट पर बदलाव नहीं आता। फैमिली पर तो हमने काफी बात कर ली है आज के डिस्कशन में कि घर से शुरू होता है, माइंडसेट से शुरू होता है। लेकिन जब तक ये तब्दीली हमें देखने को मिलेगी समाज में, तब तक पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा। तब तक जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी केसेस हो रहे हैं, एक तो पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है, उसमें 8-8, 10-10 दिन, और एक आंकड़ा ये भी कहता है कि यूपी में दलितों को कई बार 6 से 7 महीने लग जाते हैं सिर्फ एक एफआईआर दर्ज करवाने में। तो ये जो पुलिस, इनसेंसिटिव पुलिस है, जिस तरीके से हैंडल करती है, यहाँ पर रिफॉर्म्स होने चाहिए। प्लस प्रशासन, पॉलिटिकल विल। थोड़ी देर पहले एक मुद्दा आया था, पॉलिटिकल विल। अगर जी, डिमोनेटाइजेशन रातों रात हो सकता है, इसका असर पूरे एग्जैक्टली। देश की आबादी पर पड़ सकता है। अगर लॉकडाउन बिना प्लान किए अचानक हो सकता है, तो फिर जब अक्यूज्ड हिरासत में आते हैं, तब इस मामले पर कार्रवाई रातों रात या एकदम फास्ट ट्रैक पर क्यों नहीं हो सकती। जाहिर सी बात जी, है, पॉलिटिकल विल की कमी है। और हमें जो भी सत्ता में जो भी पार्टी है, वो कौन सी पार्टी है, इससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन उस पर एक आवाम का एक मैसेज क्लियर होना चाहिए कि अगर आप महिला सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं, अगर एक महिला को अपनी डिग्निटी के लिए, सम्मान से जीने के लिए अगर इतनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, मरने के बाद भी अगर आप उसके सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार का उसका अधिकार नहीं है, तो ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। ये आवाम को मैसेज क्लियर होना चाहिए, चाहे वो जो भी सरकार हो, किसी भी राज्य की हो या केंद्र की सरकार हो। ये मैसेज बहुत क्लियर होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, कास्टिज्म मेन मुद्दा है या मेन मुद्दे अलग है, जिसकी वजह से सरकारें आती और जाती हैं। अगर निर्भया जी, की हम बात करें तो दिल्ली में हमने देखा शीला दीक्षित सरकार, इस वजह से उनको सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। मुझे लगता है ये नैरेटिव लोगों को देना, सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को बहुत ज्यादा जरूरी है। और सिर्फ पुलिस, प्रशासन, सरकार और फैमिली की यहाँ तक सीमित नहीं है, ये हमारी फिल्म और हमारी मीडिया, जो न्यूज मीडिया है। आजकल कई चैनल्स ऐसे हैं जिन पर आरोप लगते रहे हैं कि जो देश के करंट इश्यूज हैं उनको वो कवर नहीं करते। हमने देखा हाथरस का इशू वो कवर कर रहे हैं, लेकिन उसका एंगल ये होता है कि देखिए फलाना पार्टी किस तरीके से इस मुद्दे को राजनीति बना रही है, उनका एंगल अलग होता है। तो सिर्फ मार्किंग वाइज, क्राइटेरिया वाइज वो ये कह देंगे कि हमने हाथरस को कवर किया, लेकिन बेसिकली वो आवाज उठा नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है जी, मीडिया बिल्कुल। को, सोशल मीडिया को हर फ्रंट पर एक साथ काम करेंगे, तब जाके इसका असर बहुत बरसों बाद, बहुत वक्त के बाद दिखना शुरू होगा। जी, जी, बिल्कुल सही कहा। परविंदर कौर जी कुछ कहना चाह रहे थे। आप अपनी बात रखिए और उसके बाद में प्रोग्राम जो है मैं समाप्त करूँगा। जी। सर आपने जैसे कहा कि जिन्होंने भी मुझे आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, एक्चुअली जो आप कह रहे थे कि अभी एक पर्टिकुलर जो जजेस हैं, जैसे क्रिमिनल का है तो वो क्रिमिनल के ही होने चाहिए, सिविल के हैं तो वो सिविल के ही होने चाहिए। सर ऐसा बेसिकली हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए अगर हम इस तरीके से चलेंगे कि हम एक क्रिमिनल, आप एक सिलेक्टेड आप जजेस को ही उस चीज में रख रहे हैं, जिससे कि आप ये समझिए कि मतलब आगे प्रॉब्लम सिस्टम में ही हो सकती है और जुडिशियल सिस्टम को भी हो सकती है। आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इनकी ड्यूटी और रोस्टर्स चेंज होते हैं। जैसे इनको ट्रेनिंग बाकायदा दी जाती है जजेस को, जो सिविल के होते हैं और उनको सिविल की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। सिविल के बाद जो वो क्रिमिनल में जाते हैं, सपोज एमएम है और उसके बाद में वो एएसटी हो गए, तो उनको सेशन की जो प्रॉपर केसेस होते हैं उसको कैसे वो करना है, इनको बाकायदा ट्रेनिंग दिया जाता है। 2-2, 3-3 महीने की ट्रेनिंग चलती है। इस तरीके से नहीं आ जाते हैं। तो हम उस तरीके से कर ही नहीं सकते कि हम
अगर 50 सपोज एक कोर्ट के अंदर 50 क्रिमिनल है, तो आप 50 ही उनको क्रिमिनल को वो सिलेक्टेड ही रह जाएंगे, तो उससे क्या होगा? उससे आपको समझ सकते हैं कि जुडिशियल सिस्टम का क्या हाल होगा। तो जो ये सिस्टम है, इस चीज को तो ये किया ही नहीं जा सकता। तो ये तो मतलब सरासर अपने आप में ही गलत हो जाएगा कि आप एक जजेस को, एक क्रिमिनल है तो उनको क्रिमिनल ही रहने दीजिए, सिविल है तो उनको सिविल ही रहने दीजिए। इससे बहुत जी। ज्यादा मतलब मिसएडवांटेज होगा। तो ये चीज तो बिल्कुल गलत है। और सेकंड चीज जो आती है, अगर हम इस चीज को लेते हैं कि जो जैसे किसी जुडिशियल सिस्टम हो गया, पुलिस का सिस्टम हो गया, मेरा ये कहना है कि जो पुलिस है ना, पुलिस के सिस्टम में भी अगर आप पुलिस को भी ट्रेनिंग दी जाए ना प्रॉपर, पुलिस को जी। सिर्फ पुलिस के CRPC IPC, आपका ये क्राइम हो रहा है, आपको इस तरीके से करना है, आपके ऊपर एक्यूज ने अटैक करा, आपको प्रोटेक्शन कैसे करना है, ये ट्रेनिंग दी जाती है। क्या उनको मॉरल वैल्यूज की ट्रेनिंग दी जाती है? क्या उनको नैतिकता की ट्रेनिंग दी जाती है? क्या उनको सेंसिटिविटी इश्यूज के ऊपर कोई ट्रेनिंग दी जाती है? यहाँ भी अगर तो सिर्फ उस चीज को क्या देखते हैं, अगर आप डॉक्टर्स का भी कई बार नारायणी जी को पता होगा, अगर आप MBBS हो गए या सर्जन्स हो गए, तो उनको ये बोला जाता है कि अगर मतलब आपको इमोशंस नहीं लाने, क्योंकि अगर वो इमोशंस लाएंगे तो ऑपरेशन या सर्जरी तो वो कर ही नहीं पाएंगे। जी। इसी तरीके से अब पुलिस है, पुलिस को क्या होता है, उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है उनको ये होता है कि हाँ भी ये क्रिमिनल है, ये हमें तो ये 376 का केस आया, 355 का केस आया, इसमें ये धारा लगानी है और इसको ऐसे हमने कर देना, ठीक है। उसके बाद में क्या, उनकी जो अंदर की जो मॉरल, उनकी जो इमोशंस है ना, वो खत्म है। तो हमें उस ट्रेनिंग को भी पुलिस को देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं तो ये कहती हूँ कि पॉलिटिशियंस को भी देने की बहुत जरूरत है। जो ये नेता हैं और ये जो पुलिस है, इन लोगों की भी मॉरल वैल्यूज इनको भी देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इनकी वो वैल्यूज खत्म होती चली जा रही हैं। जब वही चीज नहीं है तो आप क्या कर लोगे, आप कितना कर लोगे? मेरे हिसाब से तो इन सबको ही जरूरत है, जी, सबको ही जरूरत है इस टाइम पे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो बहरहाल मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमने आज बात की है, उसमें जैसा कि हेमांगी जी ने कहा, डॉक्टर नारायणी जी ने कहा, मनीषा जी ने कहा, श्रुति जी ने कहा और उसके बाद में परविंदर जी ने कहा कि ये जो हमारा जो सिस्टम है, जो समाज है, क्योंकि समाज में हम सभी लोग आते हैं, चाहे हम वो डॉक्टर हैं, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हैं, चाहे जर्नलिस्ट हैं, चाहे मीडिया है, चाहे पुलिस है, चाहे प्रशासन है, चाहे हमारे नेता हैं और चाहे रहने वाले किसी भी प्रकार के बच्चे या सभी लोग हम समाज के अंदर आते हैं। तो समाज में, पूरे समाज में बदलाव की आज ज़रूरत है। और जिसके चलते जैसा कि बात की गई कि कह सकते हैं कि एजुकेशन को लेकर के जो स्पेशली जो बात है, और एजुकेशन ही जो मुद्दा है वो पुलिस के साथ में भी जुड़ा हुआ है कि पुलिस को भी उसी हिसाब से और ट्रेनिंग जो है ज़रूरत है, या बदलने के लिए जो है हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें भी बदलाव की ज़रूरत है, ताकि जल्द से जल्द जो है ये बदलाव आ सकें। लेकिन ये जब एक बार अपराध हो जाता है, उसके बाद में जो है हम ये देखते हैं कि हमें इन लोगों में बदलाव की ज़रूरत है। लेकिन उसके पहले, उस सिस्टम से पहले ये अपराध ना हो, उसके लिए जो हमारे समाज में ज़रूरत है, वो बदलाव की ज़रूरत है। सही बात है कि आज हम शुरुआत करेंगे तो मनीषा जी ने बोला कि कई सालों में जाकर के ये रेवोल्यूशन आ पाएगा। तो तभी जो है, जो हमारे देश की जो निर्भया है, वो सभी लोग जो है बच पाएंगी और जो है अपनी जीवन को, अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से, शांति से, बहुत प्यार से जी पाएंगी। और तभी हमारे समाज की एक बेहतर जो तस्वीर है वो आ पाएगी। क्योंकि हमारा अगर समाज बेहतर बनाना है तो नारी सम्मान सबसे पहले ज़रूरी है। और जैसा कि आप लोगों में से शायद किसी एक ने कहा था, शायद डॉक्टर नारायणी ने कहा था कि जहाँ पर जो है जो औरतें होती हैं, जहाँ पर उनका सम्मान किया जाता है, वहीं जो है समाज बेहतर बन पाता है। तो इसी के साथ में मैं आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त करूँगा और मैं उम्मीद करूँगा जो भी हमारा ये प्रोग्राम जो भी दर्शक देख रहे हैं या आगे आने वाले वक्त में देखेंगे, उन तक ये जो संदेश है समाज को बदलने का, प्रशासन को बदलने का, पुलिस को बदलने का, अपने आप को बदलने का,
ये जो है पहुंचेगा और वो अपने से शुरुआत करेंगे, क्योंकि शुरुआत हम किसी और से नहीं कर सकते, हमें खुद से शुरुआत करनी होगी। अगर हम खुद को बदलना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे पूरा समाज अपने आप बदल जाएगा। अगर हम में परिवर्तन नहीं आएगा तो हम समाज में परिवर्तन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप मेरे लिए बदल जाइए। अगर हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, समाज बदलेगा। इसी के साथ में आप सभी लोगों का 10 न्यूज़ लाइव को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद आप सभी। Thank you, Raghav.